आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सबका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और ऐसे में हम भी अपने कमर को पूरी तरह से कस कर रखा है। जी हां, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको ऐसे नेता, मंत्री, विधायक से बातचीत कराएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव में कितने तैयार हैं, कितने तैयारियों में हूं जनता को लेकर के, और वो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में किस तरह से जनता के पास उनके जरूरतों को समझने के लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त आप हमें हमारे स्टूडियो से देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जनता दल एस से हैं ललित मोहन सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद जी। सर, चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है। मेरा सबसे पहला सवाल, और बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, रघुवंश बाबू, हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, वो पंचतंत्र में विलीन हो गए हैं। सबसे पहले किस रूप में देखते थे उन्हें और क्या कुछ यादें हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रघुवंश बाबू मेरे लिए समझिए कि मित्र ही नहीं थे, बट एक बड़े भाई की तरह थे। और हमेशा उन्होंने एक ही बात राजनीति में सिखाया कि ललित भाई, कुछ भी करे आदमी जी, ये सोच के करना चाहिए कि हम जवाबदेह लोग को हैं, हमको जवाब देना है और ईमानदारी से राजनीति करिए, साफ सुथरी छवि रखिए। और आज की तारीख में मोदी जी भी बहुत साफ छवि वाले आदमी हैं, मैं नहीं कहता, मनमोहन सिंह भी बहुत साफ छवि वाले आदमी हैं, लेकिन मेरी नज़र में रघुवंश प्रसाद सिंह न कि सिर्फ एक साफ छवि का आदमी था, बट वो गरीबों का नेता था। और ये हमेशा मैंने उनको देखा कि पटना में भी कभी उन्होंने कोई आडंबर नहीं रखा कि लोग मुझसे कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हमेशा ओपन टू ऑल। मैं व्यक्तिगत तौर पे इतना ही कह सकता हूँ कि उनके जाने से दो चीज़ की अब बहुत भयंकर कमी खटकेगी बिहार को। एक, बिहार के मुद्दे पर बात करने वाला, अपनी बात को ठोस रूप से रखने वाला कोई नेता सेंटर में रहने गया। दूसरा, लालू जी को हमेशा आईना दिखाया करते थे। नो डाउट वो हमेशा लालू जी के साथ रहे, उनके पीछे, लालू के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है रघुवंश बाबू के जाने मात्र से जो लॉस लालू यादव को है वो अनरिपेयरेबल है। और शायद लालू जी इतना दुखी कभी नहीं होंगे अपने जिंदगी में जितना रघुवंश बाबू के जाने से। लेकिन जाते जाते जो यादें दे गए, वो यादें इतनी खतरनाक हो गई कि जीवन के पिछले लालू जी के जेल प्रकरण के बीच रघुवंश बाबू के साथ जो बदतमीजी आरजेडी ने की, जितना अपमान और तिरस्कार उनका किया, वो भला आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सका और वो शौक से बाहर निकल नहीं। सर, मेरा सवाल भी आपसे यही था। आपने कहा कि वो लालू जी के बहुत ज़्यादा करीबी थे, आरजेडी में बहुत लंबा समय उन्होंने दिया, बहुत वक्त बिताया, तेजस्वी उनके सामने बड़े हुए। आखिर क्या ऐसी कारण रह गई? चूंकि आप भी एक बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत लंबे समय से आप भी राजनीति को समझते हैं, उसकी पराकाष्ठा को समझते हैं, बिहार की स्थिति को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए सवाल आपसे बिल्कुल जायज बनता है। मुझे ये बताइए, और बहुत दर्शक ये भी इस वक्त ये सवाल बहुत जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसी कमी रही, या किस लिए ऐसी रही कि रघुवंश बाबू को अंतिम समय तक में आरजेडी से नफरत होने लगी थी? बस सिर्फ एक कारण है। देखिए, लालू जी के समय में भी रघुवंश बाबू बहुत क्लियरली उनको बोला करते थे कि क्रिमिनल के छत्र छांव में सरकार नहीं बनाई जा सकती। लालू जी पहले इस बात को नहीं मानते थे, लेकिन जब सत्ता से हटे तो ये रघुवंश बाबू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लालू जी को कहा कि ये नीतीश के साथ आपका समझौता बहुत घातक होगा। लालू जी के बाद कोई समझ में नहीं आया और लालू जी इस बात को नज़रअंदाज कर गए। उसके बाद सत्ता का जब चुनाव होना शुरू हुआ तो लालू जी पुत्र मुँह में उसी तरह से पागल हो गए जिस तरह से नॉर्मल हर पॉलिटिकल आदमी का बाप जो स्टेटस पहुंच जाता है तो होता है। अपने बेटों को प्राथमिकता उन्होंने दी
उनके बेटों को ये लगने लगा कि ये स्पेंड फोर्सेस है। लेकिन एक बात का एहसास उन लोगों को कभी नहीं हुआ। ये रघुवंश बाबू एक मुनि टाइप इंसान थे, जिसको कुछ लेना देना नहीं था सिवाय इसके कि प्रदेश और जनता। इसके अलावा उस आदमी कोई लस्ट था नहीं, कोई लस्ट था नहीं जी। इन दोनों को अवॉइड करके आप जब राजनीति करने लगे और खास करके जगता बाबू के अध्यक्ष होने के बाद आरजेडी में जो बिखराव आना शुरू हुआ, उस बिखराव का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये था कि लोगों ने एक कॉकस, जो आरजेडी का जो कॉकस ग्रुप है, जो क्रिमिनल माइंडेड ग्रुप है, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रघुवंश बाबू का प्रोमिनेंस बरकरार है और लोग इनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। लालू के बच्चे बेटों के सामने उनके साथ लोगों ने बदतमीजी। कोई भी स्वाभिमानी आदमी इज्जत तो नहीं बेचेगा, बिल्कुल नहीं बेचेगा। अच्छा ये बताइए सर, आज रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, आरजेडी का कुनबा ऐसे ही धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर तो जरूर हो रहा, मानना पड़ेगा इसे, भले तेज तेजस्वी या फिर और नेता आरजेडी किसे नहीं मानते हैं, लेकिन कमजोर हो रहा है। मुझे ये भी बताइए कि रघुवंश बाबू के नहीं रहने से क्या आरजेडी को बिहार में विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर, आरजेडी को असर तो ये पड़ने वाला है कि मैंने आपके ही चैनल पर आज से 3 महीना पहले कहा था कि लालू जी जेल से अगर जो नहीं छूटे तो तेजस्वी तुम 30 सीट नहीं जीत सकते। और लालू जी अब जेल से अगर जो नहीं छूटे तो रघुवंश बाबू का जाना उसको 25 सीट के भी नीचे ला देगा, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा बेस वोटर है वो अभी इस बात से बहुत ज्यादा आहत है कि रघुवंश बाबू के साथ इतनी बदतमीजी क्यों। अरे माँ बाप बूढ़ा हो गया, लालू यादव जेल में है, तो क्या तेजस्वी का बाप नहीं रह गया वो? उसी तरह से रघुवंश बाबू भी एक आदमी ऐसे थे जो कितना भी बूढ़ा हो गए लेकिन चचा तो थे तुम्हारे। तुम मीडिया के सामने क्या रो रहा है जबकि तुम्हारे सामने तुम्हारे चचा को इतना बेइज्जत किया लोगों ने कार्यालय में कि उठ के वहां से निकल गए वो बिना कुछ कहे। तब तुमको नहीं नजर आया कि रघुवंश बाबू का क्या, हम क्या कर रहे हैं उनके साथ? तुम किसके लिए रघुवंश बाबू को अवॉइड कर रहे थे? अब तुम्हारी गति यही हो गई है कि जेल में बैठ के तुम्हारे यहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री और एमएलए का टिकट तय होगा कि पार्टी कुछ करेगी। तो आरजेडी देना क्या चाहती है बिहार को? फिर से झोंकना चाहती है क्या माफिया राज में कि जहां लूट खसोट किडनैपिंग आपका मुख्य मुद्दा रहे, सरकार चलाने का? तेजस्वी यादव तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं बिस्कोमान के भवन के पास भी कि बेरोजगारी हम हटाएंगे और युवा जो एक टीम है उसको बनाएंगे। अब हमको एक छोटा सा सवाल का आप ही जवाब दे दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, सारी दुनिया में आप लोगों से मिलते हैं। बेरोजगारी हटाएंगे कहना और कैसे हटाएंगे कहना, दोनों में अंतर उसको समझ में आ रहा है। जिस आदमी को यही पता नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस स्टेट में वो कह रहा है कि 4 लाख अनएम्प्लॉयड है, उसको ये पता नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 6.5 लाख बेरोजगार युवक हैं बिहार में। उसके सरकार के रहते पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई बिहार की, जहां कम से कम 75,000 लोग काम करते थे पढ़े लिखे, सब बेरोजगार हो गए। मोदी जी की मेहरबानी से जो बाकी कुछ इधर उधर जो काम कर रहे थे वो खत्म हो गए। तो ये कैसे हटाएंगे बेरोजगारी? इंडस्ट्री को इन्होंने बंद कर दिया, लूट खसोट करके किडनैपिंग करके इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने और इनके चचा नीतीश जी ने मिलकर। अनएम्प्लॉयमेंट का यह हालत है कि लोग पढ़ लिख गए हैं, उनके पास कोई रोजगार आपके पास कोई देने को कुछ है नहीं। फ्लाईओवर बना के क्या रोजगार आप दे रहे हैं? फ्लाईओवर बना के आप किसको क्या दे रहे हैं? लेकिन कोई एक ऐसा इंडस्ट्री बता दिए जो आपने लाने की चेष्टा की और वो नहीं आया। अगर जो नहीं आया तो क्यों नहीं आया? कभी किसी ने पूछा सरकार से या विपक्ष के नेता से? नीतीश जी तो सर रोज काम गिनवा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं उनकी कि हमने सड़क बनवा दी, पुल बनवा दी, लोगों को ये कर दिया। सर अब ऐसा है कि 15 साल उनके गुरु लालू जी का और 15 साल चेला नीतीश जी के शासनकाल के 30 साल को आप देख लीजिए। गुरु ने
सबसे बड़ा इंडस्ट्री लगाया किडनैपिंग मर्डर, लालू जी के समय में सबसे बड़ा उद्योग था। चेला ने आते के साथ सारे इंडस्ट्री पे नाकाबंदी कर दी और स्टेट, आज बिहार स्टेट वर्चुअली माफिया चला रहा है, चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे क्रिमिनल माफिया हो। आज की तारीख में सबसे बड़ा धंधा क्या है? दलाली, अर्थात घूसखोरी का राज। तो 15 साल में नीतीश जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही कि दलाल राज उन्होंने बना दिया बिहार। ये सिंगल स्टेट है जिसके पास रेवेन्यू अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, और जो रेवेन्यू देने वाला चीज है उसको सबसे पहले ये अपोज करता है। क्योंकि इनकी मंशा, चाहे नीतीश जी हो चाहे लालू जी, इनकी मंशा हमेशा ये रही है कि बिहार अंधेरे में रहे, और उस अंधेरे को ये लोग बरकरार रखना चाहते हैं। अच्छा, रघुवंश बाबू पे भी फिर आ जाते हैं, फिर बात करेंगे हम लोग नीतीश कुमार के बारे में। रघुवंश बाबू अब नहीं रहे, कहा गया कि अस्पताल एम्स के बेड से ही उन्होंने एक लेटर लिखी थी। लेटर बहुत इमोशनल था, लेकिन लेटर के बाद अब इस पर भी घमासान छिड़ गया है। पहले जीतन राम मांझी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, कहा कि सबसे बड़े जिम्मेवार रघुवंश बाबू के वो लालू परिवार है, और उसके ठीक बाद भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक उन्होंने नीतीश पर हमला कर दिया कि ये लेटर जबरदस्ती लिखवाया गया है। फिर भाजपा भी इस पर पलटवार कर रही है कि नहीं, ये लेटर आरजेडी के सबूतों को बेपर्दा करने के लिए है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि एक डाइंग डिक्लेरेशन आप इसको कहिए, और जिस ढंग से वो लेटर लिखा गया है वो आप रघुवंश बाबू से उनके मर्जी के खिलाफ आप कुछ लिखवा नहीं सकते। वो रघुवंश बाबू का अपना एक कैरेक्टर था। वो 3 लाइनों में जो उन्होंने लिख दिया वो 30 साल में ये लोग नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने पूरी व्यवस्था के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, चाहे वो नीतीश जी के शासनकाल का हो चाहे लालू जी के शासनकाल का हो। लालू जी के सामने उन्होंने आईना रखा, और 4 सवाल जो उन्होंने नीतीश जी को अपनी अंतिम इच्छा के रूप में दी, वो एक दर्पण उन्होंने नीतीश जी के सामने भी रखा कि आपकी सरकार पिछले 15 साल में हमको ये 4 वस्तु नहीं दे पाई है, मेरी अंतिम इच्छा है कि इन 4 चीजों को आप पूरा करें। नीतीश कुमार ये 4 चीजों आपको लगता है? अब तो क्या लगता है? तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए तो व्यवस्था है। लेकिन जहां तक मेरा अपना सोच है, पब्लिसिटी को लेने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल समाज बिहार को सामने एक सही मायने में खड़ा है कि क्या बिहार के राजनीतिक पृष्ठभूमि में ईमानदार लोग का जीना इतना दुभर है कि उसके मरने के बाद कोई कॉग्निजेंस लिया जाए, उसके जीते जी उसकी कोई मनोकामना अपने पूर्ण नहीं होने दी। एक से एक दिग्गज आपके जेल चलेगा, लेकिन किसी ने 10 सेकंड का भी चीज रघुवंश बाबू पे नहीं कोई निकाल सका। अगर जो होता तो आपको क्या लगता है मोदी जी बकस दिए होते? मोदी जी जो सत्ता में रहने के लिए हर 3 महीना में एक नया स्लोगन दे देते हैं, और नीतीश बाबू में रघुवंश बाबू को भी स्लोगन में अपने इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा सर, अब आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं, जनता दल एस, शिक्षित बिहार विकसित बिहार, अर्थ समझाइएगा थोड़ा, और क्या मतलब और किस तरह से तैयार है आप लोग चुनाव में? शिक्षित बिहार विकसित बिहार क्यों कहता हूँ? आज बिहार की सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ जो बच्चे हैं बाहर जाते हैं तो इसलिए लोग उनको मारता है कि बिहारी लोग हमारे यहाँ नौकरी खोजने क्यों आता है। हमारे पास खुद का अपना इतना उद्योग है कि अगर जो हम उसको पुनः जीवित कर लेते हैं तो ये बच्चे जो बाहर जाके नौकरी खोज रहे हैं उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पंजाब और हरियाणा में ही क्यों है? यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं? जबकि यहाँ का सबसे बड़ा देन नालंदा विश्वविद्यालय आज फंड के अभाव में अर्धमरा हुआ है। न जमीन का आवंटन आप कर पा रहे हैं उसको, न उसको आप फंड दे पा रहे हैं चलाने के लिए। तो आप हमेशा ऐसे स्लोगन दे रहे हैं शिक्षित बिहार, कि बिहार को शिक्षित करिए, लोग को, नौजवानों को ये समझने दीजिए कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे हमारा एसेट आज की तारीख में लालू जी की और कांग्रेस सरकार की मेहरबानी से मेरा सबसे बड़ा एसेट वाटर है।
उससे उससे आप उसको बनाइए ना, एसेट को जी। डेवलप करिए। एक से एक बच्चे निकले हैं आपके स्टेट से बाहर, जो यहाँ से लेके विदेश में जाए। आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपका पार्टी जो है जनता दल एस, आपकी पार्टी जो है वो मेन मुद्दा बिहार में रोजगार को पैदा करने पर फोकस दे रही है। मेन मुद्दा हमारा वही है। मेन मुद्दा हमारा रोजगार को सृजन करना, लड़कों को यहाँ मैक्सिमम एंगेजमेंट देना, किसानों को इस तकलीफ से बाहर निकालना कि आपदा प्रबंधन में जो ये सरकार आपको मूर्ख बना रही है कि 645 रुपया प्रति हेक्टेयर आपको मिलेगा, वो एक्सपोज करके उस विषमता को दूर करना, मजदूरों के लिए एक ठोस ऐसा कार्यक्रम बना देना कि ये तीनों सिंक्रोनाइज होकर बिहार को डेवलप करें। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल ये भी बता दीजिए कि आप किसी के साथ गठबंधन करके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि या फिर अपने दम पर लड़ेंगे, और कितने सीटों पर लड़ेंगे? गठबंधन की बात बहुत लोगों से चल रही है। गठबंधन हो जाएगा तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। अगर जो गठबंधन नहीं होता है तो जनता दल सेकुलर अपने नेता श्री हलधर काम मिश्रा के नेतृत्व में बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 243 सीट पर। हाँ, अगर जो गठबंधन होता है जी, तो हम 125 सीट पर चुनाव निश्चित लड़ रहे हैं। अच्छा, उससे नीचे हम चुनाव नहीं कर रहे हैं समझौता, क्योंकि तब हम प्रोग्रेसिव अलायंस की बात कर रहे हैं। वो अलायंस हम बना के बिहार को एक ऐसा देना चाहते हैं विकल्प जहां उसको ये लगे कि उसकी सरकार है। बिहार की जनता को लगना चाहिए कि उसकी सरकार। हमारे शासनकाल में 2 चीज की गारंटी आपको आज की तारीख में देता हूं जी, कि कोई भी ऑफिसर माई बाप नहीं रह जाएगा। ये मेरा आप लिख लीजिए कि वो कोई अफसर माई बाप नहीं होगा, उसको अवेलेबल होना होगा जनता के लिए। ये नहीं चलेगा कि साहब नहीं मिलेंगे, साहब को मिलना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर जाए। ये आप लोग मतलब मेरा आपसे निश्चित वादा कर रहा हूं जी। दूसरा, मैं कह नहीं रहा, मैं आपसे सिर्फ 6 महीने का समय मांग रहा हूं। 6 महीने में इस स्टेट को क्राइम फ्री बना के आपको दिखाऊंगा। कोई क्रिमिनल बाहर नहीं रहेगा, या तो माई वे या हाईवे। जी, या तो माई वे या हाईवे। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, हमसे बातचीत करने का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बातें आपने कही हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ललित सिंह थे, वरीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष सर्वदलीय समन्वय समिति के जनता दल एस से। बोलिए नेताजी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान ये थे। बड़ी बेबाक अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा है और उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, किस तरह का सुझाव वो कमेंट देना चाहते हैं तो जरूर हम सबको फिर से बुलाएंगे और फिर से नए और महत्वपूर्ण सवाल जरूर आपके पास रखेंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत और बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।